नमस्कार मित्रांनो आणि मुलांनो, आज आम्ही मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीचे 12वे धडा रोज निशीचा अभ्यास करणार आहोत, शिकणार आहोत। चला आपण सुरू करूया। रोज निशी ने डायरी लिखने के क्या फ़ायदे होते हैं और उससे हमें उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। रोजनिशी लिहिल्याने माणसाला जीवनाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळते। रात्री झोपण्यापूर्वी दिवसभरातील सर्व घडामोडींची नोंद आपण रोजनिशीमध्ये करत असतो। रोजनिशी कशी लिहितात हे विद्यार्थ्यांना समजावे, त्यांनी रोजनिशी लिहावी हे या पाठामागचे प्रयोजन आहे। 22वीच्या रोजनिशीचे चौथे पान रिकामे आहे, त्यावर तुम्ही तुमची रोजनिशी लिहा। डायरी लिखना प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने जीवन को देखने से एक नई दृष्टि मिलती है। रात में सोने से पहले दिन भर में क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटी, वो रोज़ डायरी में लिखना चाहिए। डायरी कैसे लिखना चाहिए ये विद्यार्थियों को समझना है और उनकी डायरी में को लिखने का क्या प्रयोजन है। यहाँ पर 22वीं की डायरी का चौथा पेज खाली है और उस पर तुम अपने विचार, तुम अपनी घटनाओं को लिख सकते हो। 22वीला एक नवीन छंद जडला आहे। ती नियमितपणे रोजनिशी लिहिते। तिने लिहिलेली 3 दिवसांची रोजनिशी वाचूया। 22वीं को एक नई आदत लग गई है रोजनिशी लिखने की। वो रोज डायरी लिखती है। वो 3 दिनों की डायरी लिखी हुई है। चलो हम लोग उसको वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। 14 नवंबर, आज आमच्या शाळेत बाल दिन साजरा करण्यात आला। या निमित्तानं सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यात आले। विद्यार्थ्यांची वेशभूषा स्पर्धा घेण्यात आली। शाळेतील मुलांनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करून या स्पर्धेत भाग घेतला। विविध थोर पुरुषांची वेशभूषा धारण करून अनेक मुलांनी त्यांची प्रसिद्ध वचनं सादर केली। या स्पर्धेमध्ये मी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांची वेशभूषा केली। या कार्यक्रम प्रसंगी प्रमुख पाहुणे डॉक्टर रमेश कोठावडे यांनी अध्यक्षीय भाषणात सर्व विद्यार्थ्यांना बालदिनानिमित्त शुभेच्छा दिला। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांना खाऊ दिला। 14 नवंबर हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22वीं लिखती है कि आज हमारे स्कूल में बाल दिन का कार्यक्रम मनाया गया। इस निमित्त से इसकी वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने वेशभूषा की स्पर्धा ली गई। साढ़े 3 स्कूल में बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर इस स्पर्धा में भाग लिया। विभिन्न महापुरुषों की वेशभूषा को धारण कर अनेक बच्चों ने उनके जो वचन हैं, उनके जो भाषणों को उन्होंने प्रस्तुत किया। इस स्पर्धा में मैं क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की वेशभूषा को धारण की थी। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर रमेश कोठावड़े, उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया। सभी विद्यार्थियों को बाल दिन की शुभेच्छा दिया और कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को खाने के लिए खाऊ दिया गया।
15 नोव्हेंबर सगळ्याच विद्यार्थ्यांना सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायले असल्यामुळे श्री पाटील सर आम्हाला गावा शिवारात घेऊन गेले. मोत्यासारखी ज्वारी असलेली कणस, तुरीच्या शेंगा, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कपासीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस बघून मुलं आनंदी झाली. पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, बोर ही सर्व झाडं फळांनी लदबदली होती. फळं खाण्याच्या तीव्र इच्छेनं मुलं बोरीच्या झाडाला दगडं मारू लागली. दगडाच्या मारानं भरपूर बोरं खाली पडली. सगळ्यांनी पटपट बोरं गोळा करून त्यावर यथेच ताव मारला. आंबट, गोड, तुरट असा विविध चवीचा आस्वाद घेतला. आम्ही शिवारातून घरी आलो तरी माझ्या जिभेवर त्याच्या बोरांची चव रेंगाड़त होती. अब वैष्णवी 15 नवंबर की जो घटना हुई उसको लिख रही है. पूरे दिन सभी विद्यार्थियों ने सुगीचे दिवस प्रत्यक्ष बघायला असल्यामुळे सुगीचे दिवस को देखने के लिए पाटिल सर के साथ गांव के पास शिवारात घेऊन गेले. मोती के समान ज्वारी के जो बीज, तुरीच्या शेंगा, भुईमुग का शेंगा और कपासीच्या बोंडातून डोकावणारा पांढरा शुभ्र कापूस, कपास के पौधे के ऊपर जो कपास लगे रहते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसको देखकर बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए. पेरू यानी अमरूद, सीताफल, आंवला, चिंच, बोर यानी बेर को वहाँ पे सब झाड़ में फल लदे हुए थे. फल खाने की तीव्र इच्छा हुई. मुलं बोरीच्या झाडाला दगड़ा मारू लगी. तो बेर का जो झाड़ था पर सब लोग पत्थर मारने लगे. तो पत्थर मारने से बहुत सारा बेर नीचे गिर पड़ा और सब लोग उस पर झपट पड़े. जल्दी जल्दी उसको इकट्ठा किया और कोई मीठा, कोई खट्टा, इस प्रकार से विविध प्रकार के जो बोर थे उसका स्वाद का आनंद लिया सब लोगों ने. और शिवारातून घर आ गए. और अभी घर आने के बाद भी हमारे जीभ पर जैसे बेर के स्वाद का, हमारी जीभ पर ऐसा बेर का स्वाद भी अभी महसूस कर रहे हैं. 16 नोव्हेंबर आज माझा वाढदिवस होता. सकाळपासूनच घरातील अनेक नातेवाईकांनी, मित्रमैत्रिणी फोन करून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. वाढदिवसाच्या निमित्तानं आम्ही आदिवासी समाज कल्याण विभागाच्या एका वसतिगृहात गेलो. त्या वसतिगृहात आदिवासी दुर्गम भागांतली मुलं मुली शिक्षणासाठी राहतात. त्या सर्व मुलांना आम्ही माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं खाऊचं वाटप केलं. आईवडिलांपासून दूर आलेल्या त्या मुलांना पाहून मला खूप गहिवरून आलं होतं. आईबाबांनी मला समजावलं. त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकण्याची नवी उमेद मिळाली. अब वो 16 नवंबर की डायरी लिख रही है कि आज मेरा जन्मदिन था. सुबह से घर पर अनेक मित्र, रिश्तेदार फ़ोन करके मेरे जन्म की शुभेच्छा दिया. बाल दिवस के निमित्त से हमने आदिवासी समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक जो वसतिगृह बोलते हैं, बच्चे आदिवासी समाज के कल्याण विभाग की तरफ से एक हॉस्टल, छात्रावास में वो बच्चे रहते थे. तो छात्रावास में आदिवासी जो दुर्गम भाग के बच्चे हैं, शिक्षण के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ रहते हैं. त्या सर्व मुलांना, अभी सभी बच्चों को हमने अपने बाल दिवस के निमित्त से खाने के लिए दिया. खाने की सामग्री को वितरित किया और वो अपनी माँ बाप से दूर रहकर यहाँ रहने वाले बच्चों को देखकर मुझे बड़ा दया आई. आई बाबांना मला मेरी माँ और पिताजी ने मुझे समझाया की त्या सर्व मुलांकडे बघून मला शिकण्याची नवी उमेद आली कि उन बच्चों को देखकर मुझे नई बातों को सीखने की उम्मीद जागृत हुई. 17 नवंबर आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली.
अब दिवाळी की सुट्टी के बाद सुरू झाली, तो दिवाळी सुट्टी के बाद क्या किए, तुम्हें अपने शब्दों में इसको 10 वाक्य लिखना है। और चला पुढे बघूया। 17 नोव्हेंबरला वैष्णवीने रोजनिशीमध्ये काय लिहिलं, आजपासून आमची दिवाळीची सुट्टी सुरू झाली। त्याचे चौथे पान रिकामे आहे। पुढचे काय लिहायचे आहे आता मी दिलेलं आहे इथे। आता मजाच मजा, आज मी भरपूर झोप काढली। ताजे तवाने झाल्यावर मी विचार केला की दिवाळीच्या सुट्टीची नियोजन कसे करावे बरे। गृहपाठ तर मी दररोज सकाळी उठून, त्याशिवाय खेळाचेही नियोजन करणार। दररोज 1 तास मित्रांबरोबर गप्पा किंवा खेळ। दिवाळीचे 5 दिवस मात्र नो अभ्यास। दिवाळीच्या आकाश कंदील करणार। दिवाळीनंतरचे 4 दिवस मात्र कोकणात मामाकडे जाणार, भरपूर निसर्ग चित्र करणार। हे अशा प्रकारे आमचे हे व्हिडिओ संपवतो। धन्यवाद।